अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 38 एडिनॉइड्स। ठीक है, एडिनॉइड्स के बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एडिनॉइड्स होते क्या हैं। अच्छा, ये फिगर देखिए, इसमें अच्छे से दिखाया गया है कि एडिनॉइड्स असल में इनलार्ज्ड और हाइपरट्रॉफीड हमारे नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में सारा डिस्कस किया वो पैलेटिन टॉन्सिल्स थे जो फॉसिस के दरमियान थे। ये नेज़ोफेरिंग्स है, उसके अंदर जो है जो इनलार्ज और हाइपरट्रॉफीड टॉन्सिल होता है उसको हम एडिनॉइड कहते हैं। ठीक है, और ये सफिशेंट होता है टू प्रोड्यूस सिम्टम्स। ठीक है, इतना ज़्यादा हाइपरट्रॉफीड और इनलार्ज है कि ये पेशेंट को सिम्टम्स कराएगा। तो ये असल में वर्टिकल रिजेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि इसमें वर्टिकल रिजेस होती हैं लिम्फोइड टिश्यू की जो कि आपस में डीप क्लेफ्ट की मदद से सेपरेट होती हैं। जिस तरह पैलेटिन में हमने देखा था ना इन्वेजिनेटेड किस्म की यूं क्लेफ्ट्स थी, तो इसमें भी इसी तरह क्लेफ्ट्स होंगी और वर्टिकल रिजेस के दरमियान यूं क्लेफ्ट्स होंगी। और ये खुद जो है कौन सी एपिथेलियम से कवर्ड होता है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब ये एडिनॉइड्स याद रखिएगा बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं और फिजियोलॉजिकल इनमें इनलार्जमेंट होती है, स्लो फिजियोलॉजिकल इनलार्जमेंट, और उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पे इनकी एट्रोफी हो जाती है। लेकिन इनकी अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए और वो इतनी ज़्यादा सफिशेंट के सिम्टम्स करवा दे तो ये मोस्ट कॉमनली 3 to 7 ईयर्स की एज में होती है इसकी हाइपरट्रॉफी, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ये रिग्रेस कर जाता है। तो इन स्लोली इनलार्ज ये करता है फिजियोलॉजिकली जो उसकी होती है वो इसी एज ग्रुप में होती है, चिल्ड्रंस में होती है। ठीक है, तो इसकी हाइपरट्रॉफी ज़्यादातर 3 to 7 ईयर्स की एज में याद रखिएगा होती है, जो फिगर में हाइपरट्रॉफी दिखाई गई है। अब इसमें पैथोलॉजी क्या होती है? अब इन नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, यानी इनको हम नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं ना एडिनॉइड्स को, तो इस नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल में अगर इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ इसमें इन्फेक्शन हो या फिर अगर इसमें साथ में इन्फेक्शन के साथ पेशेंट को राइनाइटिस हो और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन हो, तो एडिनॉइड्स की भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। अगर रिकरेंट अटैक किसी को साइनस के इन्फ्लामेशन यानी साइनोसाइटिस हो तो या टॉन्सिलाइटिस हो, इसके मतलब रिकरेंस हो, तो उससे भी क्रोनिक एडिनॉइड का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके नतीजे में एडिनॉइड्स इस तरह से हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं, डिफरेंट साइड्स के इन्फेक्शन एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी करवा देते हैं। अब एलर्जी अगर हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो उससे भी पेशेंट की जो है एडिनॉइड्स की इनलार्जमेंट होती है। ठीक है, सिम्टम्स जो है इस एडिनॉइड की इनलार्जमेंट के वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लॉकेज ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब। यूस्टेशन ट्यूब जो है वो भी क्योंकि इसकी ओपनिंग फेरिंग्स में भी होती है, तो उसके ब्लॉकेज की वजह से और रेस्पिरेटरी देखिए ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इस वजह से पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं। दो मेन यही वजूहत होती हैं एडिनॉइड्स में सिम्टम्स की। ठीक है, ये एडिनॉइड वर्ड हम यूज़ ही इनलार्ज एंड हाइपरट्रॉफिड नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स के लिए करते हैं। ठीक है, वैसे ये नेज़ोफेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं, लेकिन ये इनलार्ज और हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे तो हम एडिनॉइड्स कहेंगे। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या प्रोड्यूस होंगे एडिनॉइड्स में पेशेंट को? साइन एंड सिम्टम्स जो है वो रिलेटिव इसके साइज ऑफ द एडिनॉइड्स पे डिपेंड करता है विद दैट ऑफ द नेज़ोफेरेंक्स। ठीक है, उससे रिलेटेड उसका कितना साइज़ है। इनलार्ज एडिनॉइड्स इतने के मतलब वो नेज़ल, ऑरल और जनरलाइज्ड डिस्टर्बेंस करवा सकते हैं। ठीक है, नेज़ल डिस्टर्बेंस भी होगी, ऑरल भी होगी। ऑरल यानी ईयर, ऑरल से रिलेटेड यूस्टेशन ट्यूब की वजह से जनरलाइज भी सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले हम नेज़ल फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो माउथ ब्रीदिंग करता है। जो चाइल्ड होते हैं 3 to 7 ईयर्स के, तो वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि नाक से जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाते ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, और उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, यानी सेसेशन हो जाती है रेस्पिरेशन की जब वो सो रहे होते हैं, इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। यहाँ पर भी ये फिगर देखें, यहाँ पर तो ये टॉन्सिल्स है, लेकिन ऊपर नेज़ोफेरेंजियल यहाँ पे हमें एडिनॉइड्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसको पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और इस नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है पेशेंट माउथ ब्रीदिंग करता है और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो इसके अलावा नेज़ल फीचर में नेज़ल डिस्चार्ज भी इसको प्रेजेंट होगा। क्यों? पार्टली क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, पीछे ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो भी नेज़ल डिस्चार्ज है, जो नॉर्मल सिक्रीशंस की जो ड्रेनेज होती है उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो ड्रेन नहीं कर पाएंगी नेज़ोफेरिंग्स में, और इसीलिए मतलब उनको नेज़ल डिस्चार्ज होगा। इस तरह का नेज़ल फीचर ये भी है। और इसके अलावा ये नेज़ल डिस्चार्ज रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ड्रेनेज वगैरह नहीं हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, तो इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके अलावा कौन सा नेज़ल सिम्टम होगा एडिनॉइड्स में? याद रखिएगा एपिस्टैक्सिस यानी ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। ठीक है, नोज़ से ब्लीडिंग जो है ये भी कभी कभार होती है ड्यूरिंग द अक्यूट फेज ऑफ द इन्फेक्शन।
ठीक है, एक्यूट के दौरान पेशेंट की जो वॉइस होगी वो टोन लेस हो जाती है और लूज नेज़ल कैरेक्टर की। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो सिर्फ माउथ से बोल रहा है। इसको कहते हैं बक्कल वॉइस या राइनोलेलिया क्लोज़ा। राइनोलेलिया क्लोज़ा हमने लैरिंग्स में भी पढ़ा था कि नोज़ से जो है रेजोनेंस नहीं हो पा रही, वॉइस की रेजोनेंस होती है नॉर्मली। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि किसी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो यहाँ पर भी एडिनोइड्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वॉइस जो है वो एयर जो है नेज़ोफेरिंक्स में नहीं जा रही, नोज़ में नहीं जा रही, उसकी रेजोनेंस नहीं हो रही, सिर्फ मुंह से जो है माउथ से हो रही है प्रोड्यूस। तो इसको कहेंगे बक्कल वॉइस या राइनोलेलिया क्लोज़ा। ठीक है, तो टोनलेस किस्म की लूज नेज़ल कैरेक्टर की वॉइस होगी। इसके अलावा पेशेंट की जो ब्रीदिंग है ये भी नॉइजी होगी विथ पिंच्ड नॉस्ट्रल्स। अब इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन जो है परसिस्टेंट नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और ये माउथ ब्रीदिंग जो कर रहा है उसके नतीजे में कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है, फेशियल अपीयरेंस हो जाएगी उस बच्चे की, जिसको हम कहते हैं एडिनोइड फेशिस। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पेशेंट दिखाया गया है विथ एडिनोइड फेशिस। ये क्यों इस तरह का इसका फेस है? क्योंकि उसके जो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो माउथ ब्रीदिंग करती है और नोज़ जो है वो नेज़ोफेरिंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये टिपिकल जो है एडिनोइड फेशिस कहलाएगा अपीयरेंस जो है फेस की। ठीक है, इसमें जो चाइल्ड है ओपन माउथ के साथ प्रेजेंट कर रही है और उसके देखिए इंसाइजर्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होंगे नज़र आ रहे हैं हमें, इंसाइजर टीथ और नोस्ट्रल्स, पिंच्ड नोस्ट्रल्स हमने डिस्कस किया, पिंच नोस्ट्रल्स और ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा भी होगी इस माउथ से एंड डल एक्सप्रेशन है इसके। ठीक है, तो ये कहलाएगा एडिनोइड फेशिस। और जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो नेज़ल पेटेंसी जो है नोज़ वाले यूनिट में हमने डिस्कस किया था, स्पैचुला से हम चेक करते हैं नेज़ल पेटेंसी, तो वो हमें रिड्यूस मिलेगी या एब्सेंट होगी। ठीक है, जो हम होल्डिंग द कोल्ड मेटल स्पैचुला बिलो द नोज़ एंड एस्टिमेटिंग द नेज़ल एयरवे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो उसमें हमें टेस्ट जो है वो पेटेंसी जो है वो रिड्यूस या एब्सेंट मिलेगी। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी जब हम परफॉर्म करेंगे अगर पॉसिबल रहा तो उसमें हमें ये इनलार्ज्ड एडिनोइड्स नज़र आएंगे जो कि नेज़ोफेरिंक्स को ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पर फिगर में देखें, ये पोस्टीरियर राइनोस्कोपी परफॉर्म की जा रही है और इस मिरर जो है इसमें अपवर्ड होता है और इससे हमें जो है पीछे नेज़ोफेरिंक्स नज़र आएगा, उसमें हमें एडिनोइड्स जो है वो इनलार्ज नज़र आएंगे। ठीक है, ये सारे हो गए नेज़ल फीचर्स। हमने कहा था नेज़ल, ऑरल यानी एयर और जनरलाइज्ड फीचर्स होते हैं। अब ऑरल फीचर्स की बात करें, ऑरल फीचर्स याद रखिएगा क्यों डेवलप हुए हैं, क्योंकि अब देखिए मास इफेक्ट है एडिनोइड्स का, इतना बड़ा मास बन गया है, वो पीछे जो यूस्टेशन ट्यूब है उसको भी ब्लॉक कर रहा है, उसकी ओपनिंग को जो नेज़ोफेरिंक्स में खुलती है उसको उसने ब्लॉक कर दिया, जिसके नतीजे में कंडक्टिव डेफनेस होगी विथ रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जब हम देखेंगे तो वो यूँ नहीं होगी, वो रिट्रैक्टेड होगी। ठीक है, और क्योंकि उसको उसके अलावा कंडक्टिव डेफनेस भी हो जाएगी। रिकरेंट अटैक जो है ओटाइटिस मीडिया के भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हुआ है इसी यूस्टेशन ट्यूब की मदद से। हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड नज़र आ सकती है, इसमें परफोरेशन भी हो सकती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट। ठीक है, इतना इन्फेक्शन हो गया मिडल ईयर में कि उसमें पस बन के और उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो जाएगी। नॉन सुपरेटिव फ्लूइड में बी कलेक्टेड इन द मिडल ईयर ड्यू टू द यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉकेज, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ठीक है, पस वाला भी मिल सकता है या इवन हमें नॉन सुपरेटेड फ्लूइड भी मिल सकता है मिडल ईयर में। अब ये नॉन सुपरेटिव क्यों होगा? क्योंकि अगर यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो उसमें ड्रेनेज नहीं हो पा रही। ठीक है, नीचे बस उसकी ओपनिंग ब्लॉक हुई है, ड्रेनेज नहीं हो पा रहा मिडल ईयर का फ्लूइड, और वो ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन कहलाएगा। थर्ड आते हैं हमारे पास जनरलाइज्ड फीचर्स ऑफ द एडिनोइड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट माउथ ब्रीदिंग कर रहा है और डेफनेस, इन सब फीचर से उसको मेंटल डलनेस हो जाएगी और एपैथी। ठीक है, मेंटल डलनेस एंड एपैथी। नॉकटर्नल एन्यूरेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस चाइल्ड को जो है नॉकटर्नल एन्यूरेसिस भी होगी। क्यों? ड्यू टू द नाइट टेरर। ठीक है, और इसके अलावा नाइट टेरर होगा यानी उसको रात को डर भी लगेगा। और टिक्स, ठीक है, ये साउंड होती हैं जो प्रोड्यूस होती है टिक्स, ये सब जो है उसको ओकेजनली प्रेजेंट होंगी। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, हमने कहा था स्लीप एपनिया हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से उसको डर लगेगा और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, टिक्स एंड नाइट टेरर होगा। तो इस ये जनरलाइज सिम्टम में आता है। एंड देयर मे बी लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थॉरेक्स विथ फ्लैट चेस्ट एंड राउंड शोल्डर्स। ठीक है, थॉरेक्स भी डेवलप नहीं हो पा रहा सही से, फ्लैट चेस्ट होगी एंड राउंड शोल्डर। तो इस तरह के बच्चों में जिनको एडिनोइड्स है उनमें हम कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं? सबसे पहले तो प्लेन एक्सरे हम करवाएंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स का,
और वो भी लेटरल व्यू में, ठीक है। उसमें हमें इनलार्ज्ड एडिनॉइड्स नज़र आ जाएंगे विद द नैरोइंग ऑफ द नेजोफेरेंजियल एयरवे। यहाँ पर ये फिगर देखिए, यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू नेजोफेरेंक्स का लेटरल व्यू दिखाया गया है जिसमें हमें ये इनलार्ज्ड एडिनॉइड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है सॉफ्ट पैलेट है, ये देखें स्कल है और यहाँ पे नोज़ है, यहाँ पे एडिनॉइड्स इनलार्ज्ड हैं, ठीक है। और ये जबकि सॉफ्ट पैलेट है, तो ये एक्सरे से पता लगेगा। दूसरा हम क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, नेज़ल एंडोस्कोपी भी एक यूज़फुल टूल होता है ताकि हम नेज़ोफेरिंक्स में उसको एग्जामिन भी करें और देख सकें। यहाँ पर देखें नेज़ल एंडोस्कोपी परफॉर्म की गई है जिसमें ये इनलार्ज्ड एडिनॉइड्स जो है वो कोना को राइट साइड पे ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो ये दो इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस होती हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उनको समराइज़ करते हैं एडिनॉइड्स में। हमने कहा कि नेज़ल, ऑरल और जनरलाइज सिम्टम्स होंगे। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पेशेंट माउथ ब्रीदिंग करता है, नेज़ल डिस्चार्ज भी होगा, रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस होगा उसको, कभी कभार एपिस्टेक्सिस, नोज से ब्लीडिंग भी होगी, राइनोलेलिया क्लोजा यानी कि वोकल वॉइस, एडिनॉइड फेशियस, कंडक्टिव डेफनेस, रिकरेंट ओटेलिया एयर एक्ट जिसको कहते हैं, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, मेंटल डलनेस एंड एपैथी, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस एंड नाइट टेरर्स। तो अब इस तरह का अगर पेशेंट आया है हमारे पास, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर हमारी इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है। सबसे पहले इनलार्ज एडिनॉइड्स जो हैं इनको याद रखिएगा, हमें बाकी जो भी कॉज होता है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का उससे डिफ्रेंशिएट करना होगा। जैसे किसी ये बच्चे होते हैं स्पेशली इस ग्रुप में भी, तो हमें कंजेनाइटल कॉर्नल अट्रेजिया से डिफ्रेंशिएट करना होगा। डीफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम, जब नोज़ में फॉरेन बॉडी आ जाए उसमें भी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेज़ल पॉलिप, नेज़ल एलर्जी। कुछ कंडीशंस ओरल कैविटी की प्री डिस्पोज कर देती है माउथ ब्रीदिंग इन द चिल्ड्रन। कैसी कंडीशंस, जैसे अगर किसी बच्चे के क्राउडेड टीथ हैं, या अपर जॉ नैरो है, या बहुत ज़्यादा हाई आर्क्ड उसकी पैलेट है, ठीक है, नॉर्मल नहीं हाई आर्क्ड पैलेट, तो उसमें भी जो है चिल्ड्रन जो है वो ओरल जो है माउथ ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो उन ये सारे जो है कंडीशन है रूल आउट करके ही हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एडिनॉइड्स का केस है। लास्ट में ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हेल्पफुल रह सकता है उन केसेस में जहाँ पे सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, उनमें। तो उसमें क्या है, टॉपिकली और सिस्टेमिकली हमने नेज़ल डी कंजेस्टेंट देने होते हैं और सिस्टेमिकली एंटीहिस्टामीन देंगे अगर उसमें कोई को एग्जिस्टेंट नेज़ल एलर्जी है, तो सिस्टेमिक एंटीहिस्टामीन। जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हों और इस तरह के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी सही नहीं हो रहा, तो फिर हमने सर्जिकली रिमूव करना होता है इनलार्ज्ड एडिनॉइड्स को, उसको हम कहते हैं एडिनॉइडेक्टमी। याद रखिएगा अगर ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन पेशेंट को प्रेजेंट है, ठीक है, या उस तो मतलब इफ्यूजन, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन हो गई है, तो फिर हम मायरेंजोटोमी करते हैं और फिर ग्रोमेट की इंसर्शन कर देते हैं अलॉन्ग विथ एडिनॉइडेक्टमी, ठीक है। दोनों ये ऑपरेशन पे साथ किए जाते हैं ताकि ये ओरल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ट्रीट हों। दैट्स इट। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एडिनॉइडेक्टमी, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने टॉन्सिल्स एंड टॉन्सिलेक्टमी पढ़ी, अब यहाँ पे एडिनॉइड्स के बाद एडिनॉइडेक्टमी। एडिनॉइडेक्टमी ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम एडिनॉइड्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये या तो हम अलोन परफॉर्म करते हैं या फिर इसके ही साथ हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। अब इस तरह के केसेस में याद रखिएगा हमने पहले एडिनॉइड्स को रिमूव करना है जो नेज़ोफेरिंक्स में है, ठीक है, उसके बाद हम टॉन्सिलेक्टमी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर द हीमोस्टेसिस, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉट होगा, ब्लीडिंग कम होगी इन द नेज़ोफेरिंक्स, ठीक है। हीमोस्टेसिस का नेज़ोफेरिंक्स में हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो एडिनॉइडेक्टमी याद रखिएगा जो हाइपरट्रॉफिड एडिनॉइड्स होते हैं सिर्फ उनके लिए इंडिकेट की गई है, यानी इतने ज़्यादा हाइपरट्रॉफिड है कि सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हो रहे हैं पेशेंट को, जहाँ पे कंजर्वेटिव मेजर्स से भी सिम्टम रिजॉल्व नहीं हुए, तो फिर हमने ये एडिनॉइडेक्टमी करनी होती है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं जिन कंडीशन में हम नहीं परफॉर्म करेंगे, अक्यूट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर, क्लेफ्ट पैलेट, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम कोई और जैसे जहाँ पे सर्जरी या एनेस्थीसिया है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो तकरीबन टॉन्सिलेक्टमी की ही तरह इसकी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। अब एडिनॉइडेक्टमी का जो प्रोसीजर है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको भी हम जनरल एनेस्थीसिया देके करते हैं। ओरल एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर ली, पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, उसका हेड एक्सटेंड करेंगे, सैंड बैग ही रखेंगे शोल्डर्स के नीचे, जिसको हम रोजेस पोजीशन कहेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर जो फिगर है 37.2, इसमें देखें
ये रोज़ पोजीशन में पेशेंट है जिसमें हम टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म कर रहे थे, तो इसी तरह यही रोज़ पोजीशन होगी, लेकिन अब हम एडिनोइडेक्टमी करेंगे। ठीक है, सैंडबैग अंडर द शोल्डर एंड हेड एक्सटेंडेड एंड सुपाइन पोजीशन में पेशेंट होगा। अब एडिनोइडेक्टमी में भी हमने जो है माउथ गैग यूज़ करना है। ठीक है, वही माउथ जो है हम बॉयल्स डेविस माउथ गैग इंसर्ट करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे। और एडिनोइड्स को कैसे रिमूव करेंगे? सबसे पहले हमने एडिनोइड क्यूरेट जो है वो इंसर्ट करना है थ्रू द माउथ, एंड विद स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ द क्यूरेट एडिनोइड्स आर शेव्ड ऑफ। यहाँ पर फिगर देखिए 38.4 में यहाँ पे मेथड दिखाया गया है ऑफ परफॉर्मिंग द एडिनोइडेक्टमी। ये एरो जो है ये इस क्यूरेट की मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नेज़ल कैविटी, ये टीथ है, ये माउथ है, ये टंग है, यहाँ पर ये हमने क्यूरेट इंसर्ट किया है और ये एडिनोइड्स पड़े हैं। तो इस तरह से हमने जो है देखिए, इस तरह से जब हम यूँ करेंगे तो ये शेव ऑफ हो जाएंगे एडिनोइड्स। ठीक है, और इस फिगर में दिखाया गया है एडिनोइड्स को सर्जिकल रिमूवल के बाद जो है एडिनोइड्स कुछ इस तरह के लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हीमोस्टेसिस है वो इसमें अचीव होती है बाय पैकिंग द नेज़ोफेरिंक्स फॉर सम टाइम, यानी अब पीछे जो है यहाँ पे हमने पैकिंग करनी होती है। ठीक है, ब्लीडर्स जो हैं उनको हमने कोएगुलेट करना है डायरेक्टली। अगर हमें कोई ब्लीडिंग पॉइंट नज़र आ रही है तो उसको उसी तरह हमने डायथर्मी से कोएगुलेट करना है। ठीक है, और अगर विजिबल है बाय रीट्रैक्टिंग द सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि ये सॉफ्ट पैलेट है ना, इसको रीट्रैक्ट करके अगर हमें ब्लीडिंग पॉइंट नज़र आ रही है तो हम डायथर्मी कर लेंगे। कभी कभार इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हेमरेज हो जाती है या फिर ब्लीडिंग पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रही होती है, तो उसमें फिर हमने इस पोस्ट नेज़ल स्पेस में पैक लगाना होता है। 24 to 48 आवर्स तक यहाँ पे रखना होता है पैक। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर 26 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, वो पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग करेंगे हम। अच्छा, तो लास्ट में कि ये इसके अलावा जो हम एंडोस्कोपिक एडिनोइडेक्टमी भी करते हैं, वो भी एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे इन एडिनोइड्स को हम माइक्रो डिब्राइडर या शेवर की मदद से रिमूव करेंगे, लेकिन वो जो विजन है जो हम देख के कर रहे हैं वो नेज़ल एंडोस्कोप की मदद से देख के करेंगे। यहाँ से नेज़ल एंडोस्कोप पास करवाएंगे, फिर हम इसको शेव ऑफ करेंगे, तो इसको कहते हैं एंडोस्कोपिक एडिनोइडेक्टमी। दैट्स इट। अब एडिनोइडेक्टमी वाले केस में हमने कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी होगी? तो इसमें याद रखिएगा पेशेंट को हमने लेटरल पोजीशन में रखना होता है। वही बात कि वो एस्पायरेट ना कर ले ब्लड को, तो लेटरल पोजीशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जब तक कि वो फुली कॉशियस ना हो जाए और एनेस्थीसिया से रिकवर ना कर ले। तो इसके अलावा पेशेंट को हमने ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ या माउथ के लिए ऑब्जर्व करते रहना है, उसके वाइटल साइंस को चेक करते रहना है, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, टेम्परेचर रेगुलर इंटरवल्स पे। एनपीओ पर ही रहेगा पेशेंट 6 घंटों तक, और उसके बाद जो है लिक्विड डाइट एंड आइसक्रीम देंगे, और डाइट में फिर भी पहले सॉफ्ट देंगे, फिर सॉलिड पे ले आएंगे। ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करना है, गार्गल्स करने हैं टॉपिकल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। एक कोई सूटेबल एंटीबायोटिक और प्रॉपर जो एनाल्जेसिक्स हैं वो हमने 1 हफ्ते तक उसको प्रेस्क्राइब करने फॉर अ वीक। ठीक है, एडिनोइडेक्टमी जो है आजकल ये भी जो है डे केयर में परफॉर्म की जा रही है ऑन द बेसिस डे केयर बेसिस पे, और पेशेंट को हम उसी दिन जो है शाम को ही डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशन है एडिनोइडेक्टमी, उसी तरह टॉन्सिलेक्टमी की तरह यहाँ पर भी हेमरेज हो रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादातर ये हमें इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हेमरेज की कॉम्प्लिकेशन मिलती है। तो माउथ और नोज़ ये दोनों जो हैं ब्लड से फुल हो सकते हैं, लेकिन राइजिंग पल्स रेट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ हेमरेज। यानी अगर हमें पेशेंट, हमने कहा ना हम वाइटल्स चेक करते रहेंगे, अगर हमें पल्स रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है पेशेंट का, हाई पल्स रेट, तो इससे हमें इंडिकेट हो जाएगा, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि भाई पेशेंट को हेमरेज हो रही है, अगर उसकी पल्स बढ़ती हुई मिल रही है। माइनर हेमरेज जो है वो खुद ही स्पॉन्टेनियसली स्टॉप हो जाएगा या फिर हमें कोई कोएगुलेंट देना पड़ेगा। लेकिन प्रोफ्यूज़ अगर हेमरेज है तो आफ्टर द एडिनोइडेक्टमी, तो उसमें फिर हमें पोस्ट नेज़ल स्पेस की पैकिंग करनी होती है। ठीक है, और वैसे ये प्रोफ्यूज हेमरेजेस में इनफ्रीक्वेंट है, इतनी नहीं होती। अगली कॉम्प्लिकेशन वही ओरल कैविटी और फेरेंक्स को इंजरी हो जाए, वही सेम स्ट्रक्चर्स जो है माउथ, फेरेंक्स, ये इंजर हो सकते हैं, लिप्स, गम्स, टीथ, टंग, पैलेट। ठीक है, माउथ गैग की वजह से ही इंजर हो रहे हैं, तो माउथ गैग की वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी डिसलोकेट हो सकता है, वर्टिब्री को इंजरी हो सकती है, प्री वर्टिब्रल मसल्स को भी रेयरली हो सकती है। देन यूस्टेशन ट्यूब की इंजरी, ये याद रखिएगा हमारी यूस्टेशन ट्यूब जो है उसकी जो ओपनिंग जो है उसको इंजरी हो सकती है सर्जरी के दौरान, तो वहाँ पर स्कारिंग और इवन स्टीनोसिस भी हो सकती है, तो वो आगे जाके यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन करवा देगा और रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। देन आता है नंबर 4 पैलेटल इंजरी, यानी पैलेट को जो है इंजरी हो जाएगी तो उससे फाइब्रोसिस होगी, स्कारिंग होगी और वेलोफेरेंजियल इंसफिशेंसी हो सकती है। ठीक है, यानी जो पेशेंट खाएगा वो रीगर्जिटेट होगा। देन कॉम्प्लिकेशन है लास्ट में जनरल एनेस्थीसिया की, इसमें क्या आता है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है एनेस्थीसिया की वजह से, पेशेंट अपना ब्लड एस्पायरेट कर सकता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस होगा।
या म्यूकस भी एस्पायरेट करेगा तो उससे आगे जाके लंग एब्सेस, निमोनिया एंड एटेलेक्टेसिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके गाइस, मेरी कॉफ़ी आ गई। अच्छा, तो कॉम्प्लिकेशंस जो थी एडिनोइडेक्टमी की वो हम डिस्कस कर रहे थे। इनको समराइज़ कर लेते हैं। एक तो हेमरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा इंजरी हो जाए ओरल कैविटी या फेरिंक्स को, यूस्टेशन ट्यूब की इंजरी हो जाए, पैलेट की इंजरी, या इवन एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब चैप्टर को समराइज़ करें, की पॉइंट्स देखिए। हमने कहा एडिनोइड्स जो है वो इनलार्ज्ड और जो हाइपरट्रोफिड नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स हैं उनको हम कहेंगे एडिनोइड्स। तो इनलार्ज्ड टॉन्सिल्स की वजह से सिम्टम होते हैं जो नोज़, ईयर एंड जनरलाइज डिस्टर्बेंस से रिलेटेड होंगे। इनलार्ज्ड एडिनोइड्स जो है वो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के साथ हो सकते हैं एसोसिएटेड। ठीक है, तो एडिनोइड्स का रिमूवल इंडिकेट होता है अगर वो बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम करवा रहे हैं। और एडिनोइडेक्टमी और टॉन्सिलेक्टमी हम साथ भी परफॉर्म करते हैं सिमल्टेनियसली। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसमें हमने नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं कि यानी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो ड्यूरिंग स्लीप। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन अगर हो जाए बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, जब पेशेंट सो रहा होता है उसको हाइपोक्सिया हो रहा है। हाइपोक्सिया क्यों हो रहा है? एडिनोइड्स की इनलार्जमेंट की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, स्लीप एपनिया की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, तो उसको स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाएंगे और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो जाएगी ड्यूरिंग स्लीप। नाइट टेरर क्या होता है? यानी बहुत डरावना ख्वाब, हॉरिफाइड बैड ड्रीम। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्लीप एपनिया की वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंस और हाइपोक्सिया की वजह से उसको डरावने ख्वाब आएंगे बच्चों को। तो ये इसको जनरलाइज्ड सिम्टम्स करवाएंगे, यानी ये इस तरह के जनरलाइज सिम्टम्स होंगे। अब लास्ट में BCQs है, व्हाट इज़ द टिपिकल लोकेशंस ऑफ एडिनोइड्स इन द नॉर्मल पीपल। ठीक है, नॉर्मल लोगों में कहाँ पे एडिनोइड्स सिचुएटेड होते हैं? हमने पढ़ा कि मोस्टली ये रूफ और जो हमारी पोस्टीरियर वाल ऑफ द नेजोफेरिंक्स है इनके जंक्शन पे मौजूद होते हैं। देन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जहाँ पे पेशेंट जो है वो सिम्टम्स के साथ आते हैं ड्यू टू द एडिनोइड इनलार्जमेंट। तो 3 से 7 साल के दरमियान वाले बच्चों को ये इसकी एडिनोइड्स की इनलार्जमेंट की कंप्लेन होती है, हो सकती है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सिम्टम रिपोर्टेड बाय द पेशेंट विथ इनलार्ज्ड एडिनोइड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम वो आते हैं माउथ ब्रीदिंग के साथ। माउथ ब्रीदिंग वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। फिर है प्लेन एक्सरे नेजोफेरिंक्स या लेटरल व्यू। वो 8 साल बच्ची पे किया, उस पर हमें ग्रॉसली इनलार्ज्ड एडिनोइड्स नजर आए। अब यहाँ पे बताएं कि उस बच्ची की जो टिपिकल वॉइस है उसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज अ बक्कल वॉइस। ठीक हो गया। उसके बाद है 7-year-old बॉय प्रेजेंट किया बायलेटरल डेफनेस के साथ, और जब हमने एवेल्यूएट किया तो उसके एडिनोइड्स इनलार्ज थे। अब यहाँ पर बताएं इसमें टिपिकल जो डेफनेस है इस पेशेंट में वो कौन सी होगी? एडिनोइड्स की वजह से हमने पढ़ा कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस होती है, क्योंकि उसमें यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। एंड देन 9-year-old बॉय जो है वो प्रेजेंट किया ग्रॉसली इनलार्ज एडिनोइड्स के साथ ऑन एग्जामिनेशन। उसमें उस बच्चे को एडिनोइड फेशिस भी थी। अब यहाँ पर फॉलोइंग टिपिकल फीचर कौन सा होता है इस तरह की कंडीशन में? तो हमें ओपन माउथ जो है यही इसमें टिपिकल फीचर होता है एडिनोइड फेशिस में। ठीक है, बाकी जो है हमें एडिनोइड फेशिस में मिलते हैं, लेकिन मोस्ट टिपिकल ओपन माउथ ये फीचर होता है। ठीक है, नोस्ट्रल्स जो है पिंच्ड होते हैं, वाइड नहीं होते, प्रोमिनेंट मोलर नहीं होते, इंसाइजर्स होते हैं, और पूलिंग ऑफ स्लाइवा नहीं होती, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होती है। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। देन आता है 7-year-old बॉय जो है, गर्ल जो है वो डायग्नोज हुई विद द इनलार्ज्ड एडिनोइड्स विथ बायलेटरल ओटाइटिस मीडिया भी हो गया उसको। ठीक है, बायलेटरली इसको ओटाइटिस मीडिया हुआ है, टॉन्सिल्स एडिनोइड्स इनलार्ज्ड हैं और इफ्यूजन भी हो गई है। तो अब यहाँ पे बताएं कि इस पे फॉलोइंग कौन सा ऑपरेशन जो हम करेंगे अलॉन्ग विथ एडिनोइडेक्टमी के साथ? तो याद रखिएगा कि इस तरह के पेशेंट में हमने साथ में मायरेंजोटोमी करनी है, क्योंकि ग्रोमेट इंसर्शन के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन हो गई, तो उसको भी हम एट द सेम टाइम ट्रीट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 39 है, सिस्ट्स एंड प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ द ओरल कैविटी एंड फेरिंक्स।